नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 20 जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन का इतिहास। यहाँ पर हमने बात की थी पिछली कक्षा के अंदर आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिए गए प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांतों के उदाहरण की, जिसमें हमने देखा कि आपके इंग्लैंड में पाए जाने वाले पतंग जो कि टाइपिका और कार्बेनोरिया है, उनमें कैसे जो है प्राकृतिक वर्ण को दिखाया गया। तो जो टाइपिका है वो आपके हल्के रंग के पतंग होते हैं, कार्बेनोरिया गहरे रंग के पतंग। जब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ था उससे पहले जो टाइपिका थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, कार्बेनोरिया की संख्या कम थी, क्योंकि टाइपिका हल्के रंग के होने की वजह से पेड़ों की छाल में छिप जाते थे, जबकि कार्बेनोरिया गहरे रंग के होने की वजह से चिड़ियाओं को नजर आते थे और वो उनका शिकार कर लेते थे। लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद क्या हुआ कि आपके पेड़ों के ऊपर कालिक जमने लगी, जिसकी वजह से गहरे रंग के जो कार्बेनोरिया थे वो क्या हो गए, सुरक्षित रह गए, और हल्के रंग के जो टाइपिका थे वो नजर आने की वजह से चिड़िया उनका भक्षण कर लेती थी और टाइपिका का नंबर क्या हो गया, कम, और कार्बेनोरिया का नंबर हो गया ज्यादा। तो यानी कि प्रकृति ने उनका चुनाव कर लिया जो उसके अनुरूप ढल गए। यही क्या है, आपका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। अगर अपन बात करें यहाँ पर डीडीटी के छिड़काव की, तो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है फसलों के ऊपर जो कीट है उनको मारने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि जो पूरी की पूरे जो कीट है वो मर जाते हैं डीडीटी के छिड़काव से। कुछ जीव जो है उसमें सरवाइव कर जाते हैं, जो कि अपने अंदर प्रतिरोधकता क्या कर लेते हैं, विकसित करते हैं। अब यही प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है जिसकी वजह से ये जनन करते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उसमें यही प्रतिरोधकता को क्या करते हैं, वंशानुगत करते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसी किस्म का निर्माण कर लेते हैं जो कि इस डीडीटी के छिड़काव के प्रति क्या है, प्रतिरोधक है। तो यहाँ पर ये उदाहरण हुए अपने प्राकृतिक वर्ण के। आज की ये कक्षा के अंदर हम बात करेंगे मानवों में विकास की, कैसे हमारा विकास हुआ है, हम किनसे उत्पन्न हुए हैं, ये सारी बात करेंगे आज की क्लास में। और आज अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं सबसे पहले जैव विकास के स्तरों की। जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकास के सिद्धांत और अधिक से अधिक क्या हो गए, स्वीकार्य हो गए। जब इतना बढ़िया सिद्धांत उन्होंने दिया है जो कि बिल्कुल फिट बैठता है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गए, स्वीकार्य हुए। विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद में विकास की इकाई क्या है, जनसंख्या है। विभिन्नताएं जीवन के स्तर पर उत्परिवर्तन और लैंगिक जनन के द्वारा जनसंख्या के जीन पूल में आती है। विभिन्नताएं कैसे, देखो हम जो है वो सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, हमारे अंदर अलग अलग गुण हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है अपना। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इस डीएनए के अनुक्रम में कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या, डीएनए के जो अनुक्रम होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर इसमें नाइट्रोजनी क्षारक इस तरीके से लगे होते हैं। इन नाइट्रोजनी क्षारकों में जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमीन से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। डीएनए में दो रज्जुक होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये एडेनिन यहाँ पर दूसरे रज्जुक पे थायमीन से जुड़ेगा, थायमीन एडेनिन से जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो है डीएनए का अनुक्रम, तो यहाँ पर मान लीजिए ATCG है, तो यहाँ पर A के साथ T बॉन्ड करेगा, लेकिन T के बाद क्या होता है कि कई बार इस T की जगह मान लीजिए ये C आ जाए, तो यहाँ पर इस डीएनए अनुक्रम में क्या हो गया, बदलाव हो गया, कुछ चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, उत्परिवर्तन, और इसकी वजह से क्या आती है, विभिन्नताएं आ जाती है। या फिर आपके लैंगिक जनन के द्वारा जनसंख्या के जीन पूल में विभिन्नता आती है। जीन पूल क्या होता है, अब तो देखो यहाँ पर जीन पूल का अर्थ है जीवों की जनसंख्या में मौजूद सभी जीन, उसको अपन क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण अनुकूलन लाभ वाले परिवर्ती जीन के अधिक से अधिक प्रजनन का कारण बनता है।
आनुवंशिक पदार्थ या जीन अर्थात एक जनसंख्या के जीन पूल के विकास को अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म विकास या माइक्रो विकास कहा जाता है। ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ है या फिर आपका जीन पूल है उसके विकास को अपन क्या कहते हैं, माइक्रो विकास कहते हैं। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, सूक्ष्म विकास द्वारा किसी प्रजाति की जनसंख्या में अंतर आता है। एक तो होता है आपका माइक्रो विकास यानी कि सूक्ष्म विकास, एक होता है आपके मैक्रो। तो देखो जाति या उपजाति के स्तर पर, वहां पर तो किस में आ रहा है, केवल आनुवंशिक पदार्थ के स्तर पर, लेकिन अब किस पर आ जाए, जाति और उपजाति के स्तर पर विकास और विविधीकरण हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रो विकास या अनुकूली विकास कहते हैं। जैसे डायनासोर धावक उड़ने वाले तैराक के रूप में अनुकूली विकिरण या मैक्रो विकास के कारण विकसित हुए। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इनकी जाति में ही चेंज आ गया कि कुछ जो है इस डायनासोर की एक जाति जो है, प्रजाति जो है वो उड़ रही है, एक प्रजाति जो है केवल पानी में रह रही है, एक जो है पृथ्वी पर ही रह रही है। तो यहाँ पर इसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रो विकास या फिर अनुकूली विकास कहा जाता है। क्लियर हुई यहाँ पर बात। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं जीवन के इतिहास में प्रमुख घटनाओं की, कि भाई विकास हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो देखो सभी अलग अलग जीवन रूप जो हम पृथ्वी पर देखते हैं धीरे धीरे विकसित हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई आए और बस विकसित हो गए, अब डायरेक्ट हम ही आ गए, नहीं, इतने साल लगे हैं इसको विकसित होने में। भूगर्भीय परतों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग, यानी कि जब अपन इस पृथ्वी की परतों की क्या करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं और उसमें पाए जाने वाले जीवाश्म, यानी कि अगर इस भूगर्भ परत में कोई भी अवशेष मिला है किसी भी जीव का, किसी भी पेड़ पौधे का, तो उसकी भी क्या की जाती है, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा आयु ज्ञात की जाती है। जीवाश्म के विस्तार से अध्ययन से हुए जीवन को पढ़ने में मदद मिलती है। देखो यहाँ पर कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है, इसमें जो कार्बन है उसका समस्थानिक यूज में लिया जाता है C14। कौन सा, C14 समस्थानिक यूज में लिया जाता है, जिससे आपके जो जीवाश्म है उनकी आयु ज्ञात की जाती है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जन्म 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 3 बिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर केवल 3 बिलियन वर्ष तक कुछ नहीं आया था। ठीक है, केवल सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राककेंद्रीय जीवन ही मौजूद था। डायनासोर ने लगभग 150 मिलियन वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया है और 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। अब ये विलुप्त हो गए या फिर इनका विकास हो गया या फिर ये किसी और रूप में परिवर्तित हो गए, ये पता नहीं लगा सका है अभी तक, है ना। आगे देखिए, अब बात करते हैं मानव विकास की। हमारी बात करनी है अब हमको यहाँ पे कि हम कैसे विकसित हुए। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे कुछ टीवी में एड्स भी दिखाते हैं आप, या फिर आपने कभी न्यूज़पेपर में या किताबों में भी पढ़ा होगा कभी ना कभी, कि पहले जो इंसान था वो 4 पैरों पे चलता था और आग जो लगाता था, पत्थरों को रगड़ के आग लगाता था, फिर जो है वो ऐसे शिकार करने लग गया, फिर वो पेड़ पौधों को खाने लग गया। इस तरीके से आपने देखा है ना। और इस तरीके से फिर वो पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर वो खड़े होके चलने लग गया, 2 पैरों पे चलने लग गया और हाथों को जो है शिकार करने के, आग जलाने के, पेड़ पौधों को खाने के, बीजों को खाने के, फलों को खाने के काम में करने लग गया, गुफा बनाकर रहने लग गया। ये सब क्या है, ये सब मानव का विकास ही तो है कि पहले जो मानव ऐसा था, फिर धीरे धीरे वो विकसित हुआ, धीरे धीरे उसकी जो मानसिक क्षमता है, क्रेनियल कैपेसिटी है, वो विकसित हुई। उसने कहा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तभी तो जो पहले के जो मानव थे उनसे अब क्या हुए हैं, हम विकसित मानव जो है विकसित हुए हैं। तभी तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा मानसिक क्षमता है, हम कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता लगा रहे हैं, सब मानसिक क्षमता की वजह से तो लगा पा रहे हैं। देखिए, जब मानव का विकास शुरू हुआ, हिम आच्छादन के कारण जंगल छट गए, भूमि की सतह का काफ़ी भाग लेकिन अभी भी जंगलों में ही क्या है, आच्छादित है। कपि और मानव के पूर्वज एक ही पेड़ों पर रहते थे।
पेड़ों से उतरकर अपने 4 अंगों का प्रयोग करके जमीन पर चलने लगे। पहले तो वो पेड़ों पे ही रहते थे, जैसे बंदर है वो पेड़ों पे ही रहते। अब ये क्या है, नीचे उतर के 4 पैरों पे चलने लग गए। उभयनिष्ठ पूर्वजों से वानर का विकास और मनुष्य का विकास लगभग 6 मिलियन वर्ष पूर्व विशाखित हो गया। मानव विकास की प्रवृत्तियों की दिशा है कि द्विपाद चाल या 2 पैरों पे चलना और एक बड़ा मस्तिष्क, कि पहले 4 पैरों पे चलता था फिर 2 पैरों पे चलने लग गया। पहले उसका जो मस्तिष्क है वो बड़ा होता था, फिर वो धीरे धीरे उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बढ़ती गई। क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो बढ़ती गई, मानसिक क्षमता बढ़ती गई। देखिए, जीवाश्म इतिहास से पता चलता है कि मानव विकास लगभग 1.5 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ। अब हम किससे विकसित हुए हैं ये याद करने की एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का प्रथम पूर्वज माना जाता है। हमारा जो प्रथम पूर्वज है वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लूसी नामक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म अफ्रीका की चट्टानों के भंडार से मिला है। उसके बाद होमो इरेक्टस जो 2 पैरों पर चलता है का जीवाश्म दुनिया के कई हिस्सों की खोज में मिला है। अब यहाँ पर आपको ये जो विकास है वो देखना है। क्या याद करना है? देखो, सबसे पहले अपने कौन आए? रामापिथिकस। कौन है? रामापिथिकस। ठीक है, ये जो रामापिथिकस है इससे अपने कौन विकसित हुए हैं? यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि हमारे क्या है? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है हमारे पहले पूर्वज है। कौन है? पहले पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये क्या है? आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब आपको क्या याद रखना है? देखो, एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आपको ट्रिक याद रखनी है राही। क्या ट्रिक याद रखनी है? राही ट्रिक याद रखनी है। आर से रामापिथिकस, ए से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो विकसित हुए वो आपके क्या है? होमो हैविलस। एच से क्या बनाएंगे? हैविलस। तो होमो हैविलस विकसित हुए। फिर होमो हैविलस से आपके कौन विकसित हुए? ई से आप क्या बनाएंगे? इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस। कौन विकसित हुए? होमो इरेक्टस जो है आपके विकसित हुए। ठीक है, अब इन होमो इरेक्टस से कुछ थे जो आपके क्या कर चले गए? डाइवर्ट हो गए। उनको अपन ने क्या कह दिया? नीएंडरथल मानव कह दिया। क्या? नीएंडरथल मानव कह दिया। और जो इन होमो इरेक्टस से विकसित हुए वो हम है। कौन है? होमो सेपियंस, जो कि अभी अपन है। ठीक है, तो मानव का जो नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस है। ठीक है, क्या है? होमो सेपियंस। तो कैसे याद रखोगे? राही। ठीक है, चला चल राही यूं ही चला चल। तो बस ये जो है मानव भी ऐसे ही चलता है क्या? राही की तरह। देखो, आर से रामापिथिकस, ए से रामापिथिकस से कौन विकसित? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर कौन आए? होमो हैविलस। हैविलस से कौन आए? होमो इरेक्टस। और फिर उससे कौन आए? आपके यहाँ पर विकसित हुए होमो सेपियंस। देखिए, डायपिथिकस उभयनिष्ठ पूर्वज है ये। रामापिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैविलस, होमो इरेक्टस और आपके होमो सेपियंस। इस तरीके से जो मानव है उनका विकास हुआ। कि पहले जो है मानव 4 पैरों पे चलता था, क्रेनियल कैपेसिटी कम थी। फिर क्या हुआ कि 4 पैरों पे चलने के बाद फिर वो 2 पैरों पे चलने लगा, पत्थर रगड़ के जो है अपनी आग जलाने लगा, और फिर उसके बाद जो है जानवरों का शिकार करने लगा, पेड़ की जो छाल है, पत्ते हैं, उनसे अपने कपड़े बना के पहनने लगा, गुफाओं में रहने लगा। फिर धीरे धीरे जब विकसित हुआ तो कुछ सालों पहले फिर उसने कृषि करना चालू किया। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व उसने कृषि करना चालू कर दिया। ठीक है, देखो, आगामी विकास से निएंडरथल मानव और क्रो-मैग्नोन मानव बना। यह दोनों होमो सेपियंस थे। आधुनिक मानव होमो सेपियंस जिसका अर्थ है बुद्धिमान, लगभग 50,000 वर्ष पूर्व विकसित हुए। तब के बाद से मानव का जैविक विकास शायद नहीं हुआ है, लेकिन सांस्कृतिक विकास के विशाल कदम से वह चंद्रमा पे कदम रख चुका है, और हमारा भारत भी जो है वो चंद्रमा पे कदम रख चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़े ही गर्व की बात है।
और इस तरीके से अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्राकृतिक वर्ण अपन ने समझा, फिर यहाँ पर अपन ने आज बात की है मानव के विकास की। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, राही, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेविलस, होमो इरेक्टस, और फिर आपके कौन आए यहाँ पर, आपके होमो सेपियंस आए। क्लियर हुई बात। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।